आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो रिलेटेड टू हेल्थ, दैट इज हेल्थ विद टशन और हेल्थ टॉक विद टशन। इन हिंदी इट्स स्वास्थ्य की बात रेडियो टशन के साथ। जस्ट इन शॉर्ट points, I would like to remind you what we have done till now. Till the episode number 4, we discussed various types of TB as well as normal problem or general problem, common problems such as cold, fever, cough, everything. So in these 4 shows, we have explained all those things beautifully, and I'm always being supported by Dr. Pandey sir. Again, he is with us. With us, I said, because you all are going to listen to the program. Otherwise, I would have said he is with me. So he's with us to discuss every aspect of the health problem, whatever you people are going to ask, or on behalf of you, I am going to ask. So let's start the show by welcoming Dr. Pandey ji on the show, on the channel again. थैंक्स अ लॉट। और श्रोता बंधुओं का भी कोटिशः धन्यवाद और नमन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम पिछले कई एपिसोड से टीबी, उसके विभिन्न प्रकार, उसके बचाव, उसके इलाज पर बात करते आए हैं और मुझे लगता है उस विषय को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारियां आपको मिल गई हैं। उस पे और बात करना मुझे लगता है केवल श्रृंखला को बढ़ाने के अलावा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो भी टीबीज आएंगी अब, या जिन पर हम और चर्चा करना चाहें, तो उनके ज्यादातर के लक्षण, बचाव और सिम्टम्स वैसे ही लगभग होते हैं जो पुरानी में आपने सुने हैं, और ट्रीटमेंट भी लगभग सबके एक जैसे ही होते हैं, कुछ थोड़े मोड़े बदलाव के बाद। और यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि ये शो आपके फायदे के लिए है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि आप यहाँ बताई जाने वाली किसी भी दवाई या इंजेक्शन को बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ले लें या लगवा लें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर पांडे या फिर रेडियो टशन या खुद मैं आपके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इट्स अ डिस्क्लेमर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड और लिसन टू वेरी केयरफुली। नाउ we'll start the show with proceedings with a problem or cause in a normal life. People used to say dengue, but in English it's called dengue. So we'll start the show with the common problem as far as this particular month is concerned or season is concerned. Dengue is spreading very, what I can say, fastly, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनको डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया कि भाई साहब ले जाइए, 2 दिन के मेहमान है, सेवा कर लीजिए, या फिर इतनी प्लेटलेट्स चाहिए, कुछ अगर करना है तो, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। सो इतना सब जानने सुनने के बाद क्यों ना एक डॉक्टर की सलाह ले जाए। ओपनिंग थॉट्स ऑफ योर्स ऑन द डिजीज कॉल्ड डेंगू और डेंगू इन कॉमन लैंग्वेज। गॉड ब्लेस यू। तो एक बड़े गजब की बात ये है, रेडियो स्टेशन सहित श्रोता बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि इसका खुलासा ना जाने क्यों हमारे वैज्ञानिक साथी या डॉक्टर्स, वैज्ञानिक साथी खुलासा तो करते हैं, लेकिन उनके सहयोगी ना जाने क्यों दबा लेते हैं या फिर हमारे साथी समझ नहीं पाते। एक्चुअल क्या है? डेंगू यानी डेंगी, टाइफाइड, मलेरिया और भी कुछ ऐसे रोग हैं जो ऑलरेडी हमारे शरीर में वास्तव में पहले से ही मौजूद होते हैं। बस केवल होता क्या है कि इनके किसी तत्व के घटने या बढ़ने के कारण से ये फुली एक्टिवेट हो जाते हैं, तब हम रोग चिल्लाते हैं कि बीमारी चल पड़ी, बीमारी चल पड़ी। दूसरी चीज ये है कि लक्षणों की अगर हम बात करें तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के लक्षण भी
आपस में काफी हद तक मिलते हैं। जो सिंपली फीवर हम लोग नोट करते हैं, इसी फीवर के साथ साथ अगर हम कपकपी यानी शरीर का थरथराना, कांपना महसूस करें, तो दैट माइट टू बी मलेरिया। अगर हड्डियों में दर्द महसूस करें तो टाइफाइड। और अगर क्या कहते हैं, अपने शरीर में दर्द, सिर चकराना, अधिकाधिक सिर दर्द, या यूं कह लें कि जोड़ों में विशेषतः दर्द, प्लेटलेट्स का घटना या जरूरत से ज्यादा सेल्स का घटना या बढ़ना, ये डेंगू है। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सा है कि लक्षण, इन सभी के लक्षण जो हैं, वास्तव में विदाउट हैविंग द ब्लड एग्जामिन, वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट एक्चुअली मीन। इससे हमारे श्रोता बंधुओं को मैं सदा आगाह करना चाहूंगा कि इससे बहुत ज्यादा आप सब संभल करके रहें। कभी भी, बहुत सिंपल सी बात, वही हर रोग के लिए जैसे मैं कहता हूँ वही कहूंगा कि सिंपल केमिस्ट से, सिंपल फिजिशियंस की, जनरली फिजिशियन के पास अगर आप 20 से 22 खुराक दवा खाने के बाद अगर आपके सेहत में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ब्लड एग्जामिन तो जरूर करवाएं किसी भी कीमत पर। तो सीधी सीधी भाषा में अगर समझूं या श्रोताओं को बताना चाहूं, तो मुझे जो समझ में आया इतनी देर सुनने के बाद, वो ये कि जब आपके शरीर में प्लेटलेट्स घट जाएं किसी भी कारण से, तो उसे या तो डेंगू कह सकते हैं, या तो क्या क्या प्लेटलेट्स वगैरह टाइफाइड या फिर मलेरिया जैसी बीमारियों में घटती हैं? हाँ, मलेरिया में संभावनाएं होती हैं, टाइफाइड में हाँ कुछ हद तक कही जा सकती है। वास्तव में टाइफाइड में प्लेटलेट्स नहीं घटती, सेल्स का बढ़ना शुरू हो जाता है। और डेंगू में प्लेटलेट्स घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। और मलेरिया में प्लेटलेट्स, सेल का बढ़ना ज्यादा हो जाता है या घटना, बाकी प्लेटलेट्स, प्लाज्मा पर उसका फर्क पड़ता है, हीमोग्लोबिन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये तो रही बात कि डेंगू या डेंगी असल में है क्या। इसको अगर आम भाषा में आप समझाना चाहें एक छोटी सी लाइन के द्वारा, कैसे समझा सकते हैं कि डेंगू को हम क्या समझें? इसको वेरी सिंपली हम कहेंगे कि डेंगू एक विशेष प्रकार का मच्छर है, जिसके काटने के कारण, यानी जिसके माध्यम से किसी एक के रक्त कणिकाओं का किसी दूसरे की रक्त कणिकाओं के साथ होने वाला एक इन्फेक्शन है, जो देखने में बुखार की तरह से है, किंतु इसमें प्लेटलेट्स घटने या बढ़ने की अधिकतर संभावनाएं रहती हैं। वो डेंगू है, ये हम कह सकते हैं बहुत छोटे में। हाँ, विस्तार में फिर कभी आराम से चर्चा करेंगे जब इसके हम और प्रकारों पर जाएंगे। तो फिलहाल आज हम सामान्य रूप से समझेंगे असल में तो और भी छोटा करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके का वायरल इन्फेक्टेड फीवर है, जो डेंगू नामक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से एक दूसरे में जो रक्त संचार या रक्त संपर्क में जो आते हैं हम, उसके माध्यम से होने वाला कोई भी वायरल फीवर इन्फेक्शन जो है वो डेंगू हो सकता है। कई परिभाषाएं इसकी हो सकती हैं, वो आपकी समझ और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे और कितने आसान या जटिल भाषा में इसको समझना चाहते हैं। उसके लिए साइंटिफिक लैंग्वेज बहुत कठिन होती है। आप उसको समझना चाहें तो उस पर भी एक बार मैं डॉक्टर साहब की टिप्पणी ले लूंगा, ताकि आपको साइंटिफिकली भी समझ में आ जाए कि असल में साइंटिफिकली इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई इसके विशेष नाम वगैरह हो तो? नहीं, विशेष नाम तो अलग से नहीं है, इन्हीं नामों से ये परिचित है। और इसका परिचय भी 80 के दशक के बाद ही वास्तविक नामकरण किया गया। इसके पहले तो केवल एक यही समझा जाता था कि ये पता नहीं कौन सा बुखार है, लोग ओझा सोखाओं के चक्कर में पड़ जाया करते थे। इसकी वास्तविक पहचान 70 से 80 के दशक में हुई है। खैर, अच्छा, क्या इससे बचाव पूरी तरीके से संभव है? जी, अवश्य।
क्या क्या भारत में जितने भी प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं हैं, सभी में इनके बचाव संभव है। बस केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम सही समय का चुनाव करें, समय रहते हम डॉक्टर्स तक अपनी समस्याओं को रखें और डॉक्टर्स की सलाह को ईमानदारी से मानें। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि रोग आने ही ना पाए, तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि अगर हम अपने आसपास में पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें। बरसात के सीजन में अगर कहीं पर पानी जमा होता है, उस पानी को निकालने का हमारे पास साधन नहीं है, तो उसमें केरोसिन जो एज फ्यूल बीन had been used for many times in ancient times, तो ये केरोसिन ऑयल जो है फ्यूल की या डीजल, केरोसिन आजकल कम मिल पा रहा है तो डीजल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, इनका जहां पर पानी अधिकाधिक जमा होता हो वहां पर कम से कम अगर रोज नहीं तो सप्ताह में अगर 1 से 2 ढक्कन डाल दिए जाएं, या कोनों में अपने घरों के आसपास, अगर हम खेत वगैरह में निवास करते हैं तो घर के कॉर्नर्स में, नालियों के आसपास इनका छिड़काव अगर कर दिया जाए, तो इसके कारण से ये मच्छर या इस प्रकार के कीट पतंगे जो है पनपने नहीं पाते, और यही सबसे सुंदर बचाव हो सकता है। बाकी खान पान और उठपटांग ब्लड संपर्कों में आना किसी भी माध्यम से, उस पर तो हर रोग के लिए डॉक्टर्स पहले ही सलाह देते रहे हैं। आज भी हम उस चीज को टच करेंगे कि बिना मतलब किसी भी ब्लड के संपर्क में आना, इन चीजों से हम अगर बचे रहें तो ऑलरेडी हम इससे सेफ हैं। इसके कई प्रकार भी होते हैं क्या? अगर होते हैं तो उसको अगले शो में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ सामान्य रूप से जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इसके प्रकार नहीं होते। हाँ, इसके स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्टेज में ये सिंपली फीवर की तरह से ही होता है। अगर ये 20 से 22 दिन तक दवा खाने पर, 20 से 22 दिन भी नहीं कहेंगे, 20 से 22 खुराक कहेंगे, डोज 20 to 22 डोज 10 to 11 लेने days के बाद भी अगर ये कंट्रोल में नहीं आता तो हमें बिल्कुल एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए, इससे एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। मतलब और अगर 20-22 खुराक की जगह 20-22 दिन तक आपने दवा ले ली है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि निस्संदेह कहीं ना कहीं प्लेटलेट आदि पर असर अवश्य पड़ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में इसको थोड़ा आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। थर्ड एंड फाइनल स्टेज में तो फिर हॉस्पिटलाइज होने के सिवाय कोई रास्ता बचता नहीं है, फिर उसमें लॉन्ग प्रोसेसिंग हो जाती है एक्चुअली। इतना खतरनाक है, मतलब कईयों की जान चली जाती है। तो प्लेटलेट्स, असल में प्लेटलेट्स का महत्व कितना है जिंदगी में? बहुत महत्व है। वास्तव में हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है, ये 4 कणों से मिलकर के बना हुआ है। इसके 4 कण होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग हिंदी आयुर्वेद की भाषा में श्वेत रक्त कणिका या लौह रक्त कणिका भी कह लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, दीज आर 4। और इसमें भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज एक होती है जो हीमोग्लोबिन होती है। हालांकि हीमोग्लोबिन को पूर्ण रूप से हम रक्त का हिस्सा न मान सकते हैं और ना ही इनकार कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हमने बात की आपसे डेंगू क्या है, इससे कैसे बचा जाए, कारण क्या है, और जैसा आपने कहा भारत में जितनी भी पैथीज काम कर रही हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, या आयुर्वेद या यूनानी या फिर नेचुरोपैथी हो, तो इन सभी पैथीज में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर समय पे डॉक्टर से मिल लिया जाए और समय पे इलाज ले लिया जाए तो, राइट? हाँ, उससे भी बेटर ये है कि हम गरीबी मौज में भी अगर हम थोड़ा सा अपने तन को ढक के रखें, जैसे बरसात का समय तो बीत गया लगभग, अभी ऑटम सीजन चल रहा है। इस ऑटम सीजन में होता क्या है कि बरसात की समाप्ति और सर्दी का शुरुआत होता है, तो अब ड्यूज पड़ते हैं। इन ड्यूज में ये डेंगू मच्छर जो है, जो अंडे दे चुके हैं बरसात में,
वो इस समय प्रौढ़ावस्था में या अपने युवावस्था में, किशोरावस्था में होते हैं। और इनमें ये जितने जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनमें विष और वायरसेस के, जो इन्फेक्टेड वायरसेस के वो हैं कैपेसिटीज हैं, इम्यूनिटीज हैं, वो बढ़ते जाते हैं। ऐसी दशा में क्या है कि अगर हम मच्छरदानी अवश्य रात को सोते समय प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त हम फुल साइज कपड़े पहने, हाफ कपड़ों में या वन पीस कपड़ों में रहने की कोशिश ना करें, पर कपड़े ऐसे भी हो हमारे के तन पूरा ढका भी रहे और हवा भी पास हो, हम हवा और ऑक्सीजन भी हमारी शरीर पूर्ण रूप से प्राप्त करें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अगर हम ख्याल कर लेते हैं, आसपास की साफ सफाई, घास फूस, जल जमाव ना होने पाए, या अगर जल जमाव से बचने का कोई रास्ता नहीं है तो कम से कम हम उसमें केरोसिन या डीजल में से अगर कोई उपलब्ध हो, या कोई अन्य प्रकार के कीटनाशक लिक्विड्स हो, हाई लेवल के ना हो लेकिन मच्छरों को मारने के लिए हो, कीट पतंगों को, साधारण कीट पतंगों को नाश करने के लायक हो, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल हमें अपने आसपास में, नालियों में जहाँ जल जमाव ज्यादा होता हो, या घरों के कोनों में, कॉर्नर्स में, या जहाँ पर हम अधिक साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं अधिक सामान की वजह से, तो वहां पर भी इन चीजों का छिड़काव समय समय से होता रहे अगर, तो ये मच्छर पनपने नहीं पाएंगे। और अगर ये पनपने नहीं पाएंगे तो हमें ऑलमोस्ट ये असुविधा कभी भी जीवन में आएगी भी नहीं। ज्यादा कदा अगर आ भी जाती है तो उसके लिए वही है कि सिंपली आप बुखार के साथ, बुखार सिंपली देखने में सिंपल बुखार जैसा ही होता है, कोई अलग से लक्षण बाहरी नहीं जान पड़ते, बस यही है कि आम बुखार के मुकाबले शरीर के जोड़ों में, हड्डियों में दर्द अधिकाधिक होती है, सिर दर्द या सिर चकराना आदि अधिकाधिक आप महसूस करते हैं, कई बार उल्टी भी आती है। और वैसे तो अगर गारंटी है कि आपको डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है, तो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों के लिए कि अगर संभव हो सके, अगर थोड़ा सा आप अपने आप को ग्रामीण बन सकें, तो पपीते का पत्ता, और खास करके इस पपीते का पत्ता जिसमें जिसको हम कहते हैं एक तरीके से मेल ट्री से भाव, जिसमें फूल लगते हो बट फल ना लगते हो, तो ऐसे पौधों के जो पपीते के पत्ते होते हैं, इसे अगर पीस करके बढ़िया से इसको निचोड़ करके इसका रस निकाल कर गाय के दूध या भेड़ या बकरी के दूध के साथ अगर पिया जाए, तो न केवल डेंगू का अपितु मलेरिया, टाइफाइड, यहाँ तक कि ये टीबी जैसे रोगों का भी एक सफल इलाज अपने आप में है, और इसमें आपका कोई खर्चा भी विशेष नहीं लगता, बशर्ते ऐसा भी ना करें कि कहीं जहां आपको एक छोटे से कप की जरूरत है वहां आप लीटर पैक ग्लास भर लें, और क्या पता चला कि जितना आपने पिया नहीं उसका 4 गुना शरीर के अंदर का भी सामग्री उलट दिया आपने बाहर उल्टी करने के माध्यम से। तो लेकिन करें कुछ भी विदाउट हैविंग एडवाइसेस विद योर डॉक्टर्स या वैद्य या जो कुछ भी हैं आपके स्पेशलिस्ट सलाहकार, उनसे बिना दिखाए बिना समझे कम से कम ये क्लियर हो जाए कि इन रियल इज इट बीइंग इन अ पोजीशन व्हिच कैन बी डिफाइंड एज डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड और नो, ये जान लेना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि मात्राओं का फेरबदल होता रहता है। अब कोई भी औषधि लें, आयुर्वेद लें, प्राकृतिक लें या एलोपैथिक लें या कोई भी लें, आपने एलोपैथ में अक्सर देखा होगा कि 2 दिन नहीं ठीक हुआ बुखार आपका तो फट से इंजेक्शन उठा करके डॉक्टर ठोक देते हैं। एक्चुअली ये गुड नहीं है, दिस इज नॉट गुड। विद इन द 6 or 7 doses medicines if we are injecting someone else, that is not good. बट आज स्थिति ये आ गई है कि ना तो इंसान पहचान पा रहे हैं, ना ही डॉक्टर्स के साथ दिल खोल के शेयर कर रहे हैं मैटर्स को, और ना ही डॉक्टर समझ पा रहे हैं। तो बस जब कुछ भी समझ में ना आए तो इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और इससे हमारी जो बॉडी पावर है, इम्यूनिटीज है या स्टेमिनाज है, ये जरूरत से ज्यादा घट जाते हैं, और फिर हम दवा और इंजेक्शनों पर ही आधारित रह जाते हैं जीवन भर। ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है इससे। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी। मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली। कम से कम मैं भी कईयों के बीच में बैठ के चर्चा परिचर्चा कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, व्यस्ततम समय में से रेडियो स्टेशन और
उस चैनल के श्रोताओं के लिए और स्पेशली मेरे लिए ये मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। चैनल के दर्शकों को भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स आपके साथ में हो तो आपको फिर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है अगर आप उनको ठीक से सुनते हो। बहरहाल आज क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए हमें लगता है इस शो को यहीं वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि लगभग जानकारियां डेंगू या उससे जुड़े विषयों पर पूरी हो चुकी हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए विषय के साथ। आप अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें रेडियो टशन के यूट्यूब चैनल पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@radiotoshan@gmail.com, दैट इज FEEDBACKRADIOTASHAN@gmail.com। सो रेडियो टशन आपके चैनल का नाम है, फीडबैक उससे पहले लगा हुआ है और @gmail.com, ये सिंपल तरीका याद करने का। तो डॉक्टर साहब आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun। जी थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद रेडियो स्टेशन का और धन्यवाद श्रोता बंधुओं का भी कि जो हमें बार बार अपने विचारों से अवगत करवाने का मौका प्रदान करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। बस आपकी खुशी, आपकी सुरक्षा, आपकी स्वस्थता की ही हम कामना करते हैं। धन्यवाद।